ये दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान की बुक है। इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इस वीडियो में हम क्लास 6 से क्लास 6 चैप्टर 9 से 12 तक करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि 1 से 8 तक जो है इसमें चैप्टर कंप्लीट किया जा चुका है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि चैप्टर 9 का है, सजीव एवं उनका परिवेश। क्वेश्चन है वो क्या है कि पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। कथन 2 क्या कहता है, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। पौधे और सजीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है? कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तन के प्रति पौधों एवं जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्य अनुकूलन कहलाते हैं। ये परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ये आवासों में विभिन्न घटकों उपस्थित होते हैं आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? कथन 1 है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधों एवं जंतु उसके जैव घटक है। कथन 2 कहता है, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। कैसे? इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। 1 और 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश एवं आवास के अजैव घटक हैं। इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो चलिए, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, तो मल शुष्क होता है। उसको पसीना नहीं आता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। उपरोक्त तीनों कथन सही है। उपरोक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे कई दिनों तक रह सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस, उपरोक्त में से किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? धारा रेखीय का मतलब समझ में आता है? धारा रेखीय उसको कहते हैं जिसका, जैसे मछली जो होती है उसका जो आगे का मुंह जो होता है वो ऐसे नुकीला होता है, पीछे भी उसकी जो दुम होती है वो पतली होती है, तो वो पानी के अंदर सीधे चलते हैं। तो इसी ऐसे शरीर की बनावट को धारा रेखीय कहते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह से होता है, इस तरह से, तो इसको धारा रेखीय कहते हैं। तो देखते हैं उपरोक्त में से किनका शरीर धारा रेखीय होता है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी, यानी कि 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं।
व्याख्या देख लेते हैं। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिखा शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए 2 और 3 था, ऑक्टोपस और स्क्विड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपरोक्त में से किसमें या किनमें श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं? क्या है? नहीं होते हैं। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, केवल 2 और 3। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल क्लोम होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। यह शरीर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में, तने में, जड़ों में? इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो इसका सही होगा बी, तनों में। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? कथन ए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा वस्तु ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। बी, ऑक्सीजन का उपयोग करती तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती हैं। कथन सी, ऑक्सीजन का व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं। कथन डी, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, ऑक्सीजन का उपयोग करती तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों या स्टोमेटा जिसको कहते हैं द्वारा वायु को अंदर लेती तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की क्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें या किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे में, जीव में, बीज में? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या सही उत्तर? केवल 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर डी, 1, 2 और 3। श्वसन की सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, या गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय चलती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। उपरोक्त में से कौन से सजीव, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों
में सम्मिलित हैं। 1 और 2, 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। ये इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई लाजवंती, जिसको कहते हैं लाजवंती का पौधा जानते होंगे आप लोग, कि पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती हैं। या पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधों में व जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न हैं। ये हमने कंप्लीट किया चैप्टर 9। अब हम देखेंगे चैप्टर 10। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 10, गति एवं दूरियों का मापन। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन है ये बताना है। मीटर, फुट, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मीटर। अच्छा, तो पहले व्याख्या देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि फुट क्यों नहीं होगा। जो फुट है वो फुट, जिसको इंग्लिश में फिट कहते हैं, वो एसआई मात्रक नहीं है। ये एक गैर एसआई मात्रक है जो लंबाई जिससे मापी जाती है। और ये अंग्रेज़ी और जो अमेरिकन लंबाई जो है नापने की एक पद्धति है। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं। समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन सरल रेखीय गति से चलता है, मतलब ये पूछ रहा है कि वाहन जो एक सरल रेखीय गति में चलता है। पंखा आवर्ती गति, झूला वर्तुल गति यानी सर्कुलर मोशन। उपरोक्त युग्मों में से कौन से या सही सुमेलित है, कौन से जो कथन है वो सही सुमेलित है, जो ऊपर में मेल दिया हुआ है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल 1। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है तो इस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति आवृत्ति गति कहलाती है। मतलब एक समय अंतराल, जैसे कि कुछ समय 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या कुछ मिनट में कोई ऐसी चीज़ है जो वापस से बार बार अपने गति को दोहरा रही है। जैसे कि हम झूला देखते हैं, आगे पीछे होता है। घड़ी का जो पेंडुलम है उसी तरीके से काम करता है, उसको हम आवृत्ति गति कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। कथन 3, 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है, आ सकते हैं मतलब कि सही नहीं है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 3, यानी कि केवल 3 सही है। सॉरी, केवल जो 3 है वो गलत है, बाकी 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या को देख लेते हैं तो समझ आ जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कथन 1 एवं कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर ना कि 20 मिलीमीटर होता है। अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 11 को, जो है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये मिस्टेक हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन, विवर्तन डिफ्रैक्शन। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपरोक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं। जैसे इसमें ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर होगा बी, केवल 2। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए जरूरी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। व्यक्ति वस्तुओं
को देख पाता है जब वस्तु का प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही होगा? सही उत्तर है सी, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और फिर वस्तु से आंखों पर आता है, तो इससे हम देख पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 को। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, मतलब कि जो गलत है। कथन 1, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कथन सी, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। इसका सही जो गलत होगा वो ऑप्शन है ए, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। ऐसा नहीं है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अन्य सभी कथन सत्य हैं। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 12, जो कि आज का लास्ट चैप्टर है, जो है विद्युत तथा परिपथ। और क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। विद्युत कथन 1 है, विद्युत सेल उसमें संचालित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक और ऋणात्मक होती है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, 1, 2 और 3। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। उपरोक्त कथनों में से कौन से विद्युत चालक के उदाहरण हैं? 1 और 2, केवल 2 और 3, 3 और 4, डी केवल 4। सही उत्तर सी, 3 और 4, यानी मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती जो है वो विद्युत चालक के सही उदाहरण है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक है जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी विद्युत का अच्छा चालक है। यही कारण है कि जब हम कभी भी ऐसी किसी चीज़ को छू लेते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, हमें करंट लग जाता है, तो इसीलिए मानव शरीर जो है वो विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। कथन बी, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। कथन सी, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत चालक तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। कथन डी, ए और बी दोनों। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अब इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं एक बार। व्याख्या क्या कह रही है? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक कहलाते तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत बल्ब में होता है, क्या होता है? फिलामेंट, स्विच, सॉकेट या डाइंग पिन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, फिलामेंट। विद्युत बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है जो जलता है जिससे रोशनी होती है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट दीप्त हो उठता है। अच्छा, एक और बात, जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, ठीक है, जो कि एक मिश्र धातु है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टंगस्टन क्या है? एक मिश्र धातु है और वो फिलामेंट उसी चीज़ का बना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर है ए, केवल एक। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है अथवा पूरा करता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चुंबक द्वारा मनोरंजन होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।